हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे द हॉथरॉन स्टडीज़ के बारे में। बहुत ही पॉपुलर रिसर्चेज हैं हॉथरॉन स्टडीज़, और ये प्लूरल में क्यों है स्टडीज़, क्योंकि इसमें कई सारी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे 1920s और 1930s में। और हॉथरॉन नाम कहाँ से आया है? हॉथरॉन वर्क्स एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री थी जहाँ पे ये स्टडीज़ हुई थी, रिसर्चेज हुई थी शिकागो में। एंड ये एक ऐसी एक तरह से कह लो इस तरह का रिसर्च था या इस तरह की स्टडीज़ थी जिन्होंने इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कैसे कराया जाता है, उसके बारे में लोगों की सोच ही बदल दी थी। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टर्नओवर या पैराडाइम शिफ्ट माना जाता है हॉथरॉन स्टडीज़ को। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब एक नया, एक कहते हैं ना, कुछ नया सडनली लेके आ जाना, जो अभी तक लोग सोच रहे थे, मान रहे थे, जिन वैल्यूज़ को फॉलो किया जा रहा था, जिस तरह से काम कराया जा रहा था इंडस्ट्रीज़ में, उस चीज़ को बिल्कुल ही पलट के रख दिया। और इनसे पहले जो प्रिंसिपल्स मानते थे वो फ्रेडरिक टेलर के दिए हुए काम करने के तौर तरीके फॉलो करना, या उनके बताए गए प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बहुत फेमस हुए थे, उनको फॉलो करती थी और काफ़ी बेनिफिट होता था इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन उसी के बीच में ये हॉथरॉन स्टडीज़ आई जिन्होंने फ्रेडरिक टेलर की स्टडीज़ को चैलेंज किया और उसके बाद बताया कि जो चीज़ वो बताई हैं उनसे कितना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रिसर्चर्स ने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि कैसे वेरियस वर्क प्लेस कंडीशंस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, कि जो जहाँ वो काम कर रहे हैं ना, वहाँ की कंडीशन का असर उसकी प्रोडक्टिविटी पे कैसे पड़ सकता है। और ये करी किसने थी? तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट नाम है, एल्टन मेयो करके, और इनके साथ टीम थी रिसर्चर्स की जिन्होंने ये स्टडीज़ करी थी। और जैसे मैंने आपको बोला कि चैलेंज द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उस टाइम के जो एक तरह से कह लो कि सबके लिए एक बाइबल प्रिंसिपल्स थे जिसको सारे फॉलो करते थे, कि फ्रेडरिक टेलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ऐसे वर्कर से काम कराना चाहिए, उनको पैसे दे के मोटिवेट करना चाहिए। उस चीज़ को हॉथरॉन स्टडीज़ ने चैलेंज कर दिया और इसमें इनको टाइम लगा। ये स्टडी 7 साल तक चली थी। इसमें 3-4 फेजेस में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और कई सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ढूंढ के निकाली। टाइम लगा, बट ऑब्वियसली थिंकिंग बहुत चेंज हुई लोगों की, ठीक है। एंड दिस अप्रोच विच जो टेलर की अप्रोच थी उसमें वो क्या एक्सरसाइज करते थे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए और ओवरसाइट ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के ऊपर पूरी नज़र रखी जाए, उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए और उनको उस चीज़ के पैसे मिले। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो ये वाली अप्रोच थी फ्रेडरिक टेलर की, इसको चैलेंज करते हुए हॉथरॉन रिसर्चर्स ने क्या बोला कि वर्कर वर मोटिवेटेड बाय सोशल फैक्टर्स एंड अ सेंस ऑफ बीइंग वैल्यूड बाय द मैनेजमेंट। कि वर्कर पैसों से नहीं मोटिवेट होंगे, उनको सोशल रिलेशन, सोशल फैक्टर्स, ह्यूमन बीइंग के आपस के जो रिलेशन होते हैं उनको वैल्यू करोगे तब वो मोटिवेट होंगे, ना कि सिर्फ आप उनसे पैसे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के उनको पैसे दोगे तब होंगे, जब उनको फील होगा कि उनकी वैल्यू है जिस जगह पे वो काम करते हैं। तो इसलिए ये एक मेजर टर्न अराउंड पॉइंट था हॉथरॉन स्टडीज़। इसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसमें फिर आगे जाके इन स्टडीज़ के बाद बात होनी शुरू हुई कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, कल्चर कैसा होना चाहिए वर्क प्लेस का, कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, किस तरह मोटिवेट करना है, पैसे के अलावा और चीज़ों से कैसे मोटिवेट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ मानी जाती हैं। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे ये 4 मेजर पार्ट में डिवाइडेड थे। तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा शुरू में फेल हो रहे थे ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ये रिसर्च कुछ और करना चाहते थे पर इनका वो रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते गए और जो ढूंढने निकले थे, जो सोच के निकले थे, उसके अलावा इनको और कई सारी चीज़ें उसमें पता चली। तो ये रिसर्च जो हुई थी 4 फेजेस में हुई थी। एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, दूसरे को बोलते हैं रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, इनके नाम है फेजेस के स्पेसिफिक। तीसरा मास इंटरव्यूइंग है, फिर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं हॉथरॉन स्टडीज़ के, जिनको अभी हम देखेंगे। तो ये देखो आप, ये सीन यहाँ पे एक दिखा रहे हैं कि कैसे वो जो इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री थी जो हॉथरॉन वर्क्स करके, वहाँ पे मिल के, यहाँ पे जो इनकी टीम थी एल्टन मेयो की, उन्होंने ऐसे स्टडीज़ करी थी। ये 1924 से 1932 के बीच में ये स्टडीज़ हुई थी।
तो अब इसमें जो पहला वाला स्टेज है ना उसको देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट ऑन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है लाइट का लेवल कितना होना चाहिए, लाइट की रोशनी कितनी तेज या कितनी डिम होनी चाहिए, उसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिटरमाइन हाउ वेरिंग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन एट वर्क प्लेस अफेक्टेड प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम लाइट की इल्यूमिनेशन बढ़ा देंगे या हम बहुत कम कर देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी में क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ इनका फोकस ये था कि शायद लाइट कम ज़्यादा करने से वर्किंग कंडीशन में अगर रोशनी कम हो या ज़्यादा हो उससे शायद लोगों की प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। फोकस ये था। बट जैसे कि अब आप देखोगे कि फोकस कुछ और था लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आता था। तो हाइपोथेसिस इनका क्या था कि हायर इल्यूमिनेशन विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी होगी। ये इन्होंने हाइपोथाइज किया जिसको ये प्रूव करना चाह रहे थे। मेथड था कि वर्कर को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जैसे एक नॉर्मली रिसर्च में होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करा, वहाँ ले गए उनको वेरिंग लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन से एक्सपोज कराया। वेरिंग लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब पहले कम लाइट में काम करवा के देखा कि कितना काम करा, फिर उन्हीं लोगों को थोड़ा सा लाइट का लेवल बढ़ा दिया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर एकदम ब्राइट कर दी। तो अलग अलग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन को एक्सपोज करके उनकी प्रोडक्टिविटी को मेजर करा। कंट्रोल ग्रुप को बोला कि आप अपना नॉर्मल कंडीशन में काम करो, आपके साथ सिर्फ कंपैरिजन होगा इनका। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और कंट्रोल ग्रुप मतलब जो नॉर्मली अपना नॉर्मल जैसे डेली करते थे वैसे काम कर रहे थे, ताकि आपस में कंपेयर कर सके। फाइंडिंग में क्या करा कि इंक्रीजिंग इल्यूमिनेशन, जब इस ग्रुप की इल्यूमिनेशन बढ़ाई, जब रोशनी बढ़ाई तो इन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन बोथ ग्रुप्स। अब इसमें ऑब्वियसली इनका जो हाइपोथेसिस था वो यही कह रहा था कि आप अगर लाइट बढ़ा दोगे, रोशनी बढ़ा दोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही दिखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर उन्होंने देखा डिक्रीज करके देखते हैं, कम करके देखते हैं। तो डिक्रीज करा इल्यूमिनेशन, क्या रिजल्ट आया, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फिर से इंक्रीज हो गई प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया कि इन्होंने रोशनी कम कर दी, डिम कर दी लाइट, फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई वर्कर्स की। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली व्हेन इल्यूमिनेशन वर रिड्यूस टू मून लाइट लेवल। सिर्फ कह रहे हैं जब बहुत ही ज़्यादा हल्की कर दी थी कि सिर्फ मून लाइट जितनी आती है उतनी कर दी थी, तब प्रोडक्टिविटी कम हुई थी, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा था। अदरवाइज बिल्कुल ही जैसे आप दिखेगा ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे। लेकिन उसके अलावा अगर ये कोशिश कर रहे थे देखने की कि रोशनी तेज कर देंगे तो शायद बहुत ज़्यादा काम करेंगे, या कम कर देंगे तो कम काम, वो नहीं हुआ। इनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो ये सोच के कर रहे थे। कंक्लूजन क्या निकला कि इल्यूमिनेशन डिड नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, के ये हाइपोथेसिस जो था वही, मतलब कोई रिलेशन था ही नहीं दोनों चीज़ों का आपस में, कि इल्यूमिनेशन का और प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं था। देयर वाज नो रिलेशन, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कुछ और इनको उसमें मिला। क्या मिला, सम अदर फैक्टर लाइक ह्यूमन रिलेटेड वॉज इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। तो कह रहे थे कुछ और चीज़ है जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर है, कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो कुछ तो कोई और फैक्टर तो है। तो देयर वॉज अ डाउट। तो अगला स्टेप क्या था, इनिशिएशन ऑफ अ न्यू फेज ऑफ ट्रायल टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक ह्यूमन फैक्टर्स। अब इसीलिए क्या हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब इन्होंने बोला कि वो कौन सा फैक्टर है वो तो देखना ही पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट फेज फिर से एक्सपेरिमेंट करा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा। देन केम योर सेकेंड स्टेज। फिर आया रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सेकेंड फेज था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरियस जॉब कंडीशन ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे सिर्फ इल्यूमिनेशन नहीं, ये कह रहे थे कि अब दूसरी कंडीशंस भी चेंज करके देखते हैं, क्या पता उससे प्रोडक्टिविटी में कोई इफेक्ट आए, क्योंकि लाइट से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या मेथड किया, सेटअप अ रिले असेंबली रूम, टेस्ट रूम विद 2 इनिशियल वर्कर्स हु चूजेस 4 मोर को वर्कर्स। मतलब एक रूम अलग से लो जहाँ पे पहले इनिशियली 2 वर्कर्स को बिठाओ जो अपने 4 मोर को वर्कर्स को चुन लेंगे कि उनको और किसके साथ काम करना है, वो अपने साथ 2 लोगों को और चुन लेंगे, 4 मोर को वर्कर्स और चुन लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद द टास्क इन्वॉल्व असेंबलिंग टेलीफोन रिले। रिले असेंबली क्यों है, क्योंकि टेलीफोन रिले असेंबल करने का काम था। तो ये जो काम उनका था उसके हिसाब से नाम रख दिया इन्होंने, यहाँ पे उनको क्या काम करना है, असेंबलिंग टेलीफोन रिले को असेंबल करना है। चेंजेस वर इंट्रोड्यूस सिक्वेंशली ओवर 4 to 12 वीक्स। अब ये 4 से 12 हफ्ते चला। एंड ऑब्जर्वर सुपरवाइज द वर्क
गर्ल्स वर कंसल्टेड बिफोर। अच्छा, ये जो वर्कर्स थे ना, दीज वर गर्ल्स, दीज वर्कर्स वर गर्ल्स। तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर उनके ऊपर बिठा दिया उस रूम में, और इनसे पूछ के चेंज करते थे जो कंडीशंस, जो भी वर्किंग कंडीशन में चेंज होना होता था ना, पहले इनसे बात करते थे, कंसल्ट करते थे, फिर चेंजेस किए जाते थे। अब चेंज करते क्या थे? इंसेंटिव सिस्टम शिफ्टेड टू बी बेस्ड ऑन द ग्रुप्स आउटपुट रेदर देन लार्जर ग्रुप। मतलब कि जो 6 लोग थे ना, इनके आउटपुट के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। ये वाले चेंजेस करके देखे कि जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना इंसेंटिव देने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट क्या रहा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। रेस्ट पीरियड में क्या चेंज करा? इंट्रोड्यूस टू 5 मिनट रेस्ट, लेटर इंक्रीज टू 10 मिनट। मतलब पहले 5-5 मिनट के 2 बार बीच में ब्रेक रखा, फिर उसके बाद लेटर उनको 10-10 मिनट का कर दिया ब्रेक को। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, अगेन इंक्रीज हो रही है, कोई मतलब कोई फर्क, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, अभी तक जो भी कर रहे हैं उसमें इंक्रीज ही हो रही है प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट बढ़ा दिया, पहले रिड्यूस टू 5 मिनट्स बट मोर फ्रीक्वेंट, मतलब 5 मिनट की कर दी, फिर उसके बाद 5 मिनट की 2 से ज़्यादा देने लग गए ब्रेक। मतलब आपको बोला आप दिन में 5-6 बार ब्रेक ले लो, लेकिन 5-5 मिनट की ही लेनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। रिजल्ट क्या हुआ? स्लाइड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कंप्लेंट अराउंड रिदम डिस्ट्रप्शन। अब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी यहाँ डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि बार बार हमारी रिदम टूट जाती है, हमारी रिदम यानी फ्लो टूट जाता है। कितनी बार ब्रेक लेने से क्या होता है कि आप फ्लो में काम कर रहे हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, इसलिए। और कोई रीज़न नहीं बोला, सिर्फ फ्लो टूट जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ रेस्ट में 2-10 मिनट रेस्ट विद स्नैक्स एंड कॉफ़ी सूप। अब फिर क्या चेंज करा कि अब चेंज करके देखते हैं कि इनको 10 मिनट की 2 ही देते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं देते, लेकिन उसमें इनको स्नैक और कॉफ़ी और सूप और ये सब चीज़ें देंगे। रिजल्ट क्या रहा? प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ने लगी। वर्किंग आवर्स में चेंज करके देखा कि रिड्यूस एंड ऑफ डे आवर्स एंड एनिमिलेटेड सैटरडे वर्क। सैटरडे को छुट्टी दे दी और जल्दी छुट्टी करने लगे, जो एंड ऑफ द डे आवर्स है उनको जल्दी करने लगे, मतलब जल्दी छुट्टी होने लगी रोज, और सैटरडे भी ऑफ दे दिया। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि देखो जो जो चीज़ें इन्होंने चेंज करी ना, उन्होंने पहले कंसल्ट करा इनसे, फिर चेंज करा है। कभी इंसेंटिव चेंज करके देखा क्या रिजल्ट आया, फिर रेस्ट पीरियड को चेंज करके देखा, कभी लंबा करा पीरियड, कभी छोटा करा, फिर कितनी बार रेस्ट देना है उसको चेंज करके देखा, फिर उनको रेस्ट के टाइम पे खाने पीने का सामान दे के देखा, फिर वर्किंग आवर्स में चेंज करके देखा। इसका आउटकम क्या आया? एब्सेंटिज्म डिक्रीज हो गया, इन लोगों का एब्सेंटिज्म कम हो गया। मोरल इम्प्रूव हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड हो गए काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस आ गया। लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड, सुपरविजन की ज़रूरत कम पड़ने लगी, अपने आप ही ऑनेस्टली डेडिकेशन से काम करने लगे। की फाइंडिंग क्या रही? व्हेन रिवर्टेड टू द ओरिजिनल कंडीशन, जब इनको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे भेज दिया जहाँ पे कोई रेस्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, जो ओरिजिनली जैसे ये काम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी सरप्राइजिंगली इंक्रीज फर्दर, फिर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जबकि ये कहा जा सकता था कि जब इनको वापस अपने नॉर्मल उस पर भेज दिया जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, रेगुलर काम पे आना है रोज, कोई बीच में रेस्ट नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी फिर से डाउन हो जानी चाहिए, तो फिर से और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो कंक्लूजन इन्होंने क्या बोला? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स वर एट्रीब्यूटेड नॉट टू फिजिकल चेंज बट टू चेंज इन एटीट्यूड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, और ये वर्कर और सुपरवाइजर का आपस में जो रिलेशन इम्प्रूव हो गया। तो फाइनली कंक्लूजन ये लिखा कि कितने भी फिजिकल चेंज हमने किए उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हुई है, बाद में जब सब कुछ बंद हो गया तब क्यों इंक्रीज हुई? ये इसलिए इंक्रीज हुई कि इन लोगों का जो एटीट्यूड था ना अपनी कंपनी को लेके, वो बदल चुका था, बहुत पॉजिटिव हो चुका था, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गई थी, अपनी कंपनी अपना जैसा फील करने लग गए थे कि हमारी कंपनी है। स्टेबिलिटी आ गई थी क्योंकि देखा था आपने एब्सेंट कम होने लगे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने लगे थे, अपने आप ही डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया था, सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया था। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन बहुत हो रही थी इनकी, अपने सुपरवाइजर से बहुत कंसल्टेशन हो रही थी, इनको लग रहा था कि हम भी शायद इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, हमारा भी रोल है, तो हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमें वैल्यू मिल रही है, हम कुछ हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो जब वो उनके मन में आ गया तो एटीट्यूड चेंज हो गया कंपनी की तरफ, अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से काम करने लगे। इसलिए बेशक उनको बाद में नॉर्मल कंडीशन में भी भेज दिया तो भी वो उतने ही खुशी से काम कर रहे थे जैसे वो विद बेनिफिट कर रहे थे, वैसे ही बिना बेनिफिट के। तो ये था आपका रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे मेजर चेंजेस, जो नई चीज़ें पता चली इनको।
फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसमें इन्होंने मास इंटरव्यू लिया। मास इंटरव्यू मतलब सब वर्कर्स का इंटरव्यू लिया, तो इसको नाम दे दिया मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ये तीसरा फेज है। इसका ऑब्जेक्टिव था डिटरमाइन एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान, मतलब कंपनी को लेके उन लोगों का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में पूछते हैं इनसे। तो कंपनी के इंश्योरेंस प्लान को लेके, सुपरविजन को लेके, प्रमोशंस को लेके, वेजेस को लेके, तो बहुत मतलब एक्सटेंसिव लेवल पे इंटरव्यू लिए थे। मेथड ये था कि कंडक्टेड 20,000 इंटरव्यू बिटवीन 90, देखो इसमें 2 साल लग गए इनको, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लेने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे अब ये सैम्पलिंग तो कर नहीं रहे थे, इन्होंने पूरी पॉपुलेशन इंक्लूड कर दी थी, मतलब सारे ही लोग जितने वर्कर्स थे। इनिशियली यूज डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करने लगे, उससे इनको नेगेटिव जवाब मिलते थे, बहुत ज़्यादा सिंपल जवाब मिलते थे। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मतलब आप हाँ या ना में जवाब दो, या आपको इसमें से क्या क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आंसर जो डायरेक्टली पूछ लेते थे, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, आपको आने का मन करता है, डायरेक्ट टाइप के, तो इनको बड़े नेगेटिव आंसर मिले। फिर इन्होंने सोचा कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू करते हैं, जहाँ पे इंटरव्यूअर जो है लिसन रेदर देन टॉकिंग, मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा नहीं, डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, सुनेगा सिर्फ, रेदर देन टॉकिंग और एडवाइजिंग। इंटरव्यूअर सिर्फ सुनेगा, उसको बोलने दो वर्कर को, उनसे जनरली जाके पूछ लो तो आपका दिन कैसा रहा, कल आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या, फिर वो जो बोलता जा रहा है बोलते जा रहा है, लिखते चुपचाप लिखते जाओ। नॉन डायरेक्टिव, खुद से मत क्वेश्चंस पूछो, वो जो बोल रहा है ना उसको नोट करते जाओ, उसको बोलने दो जितना वो बोलना चाहता है। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगा होगा, तभी इतने साल लग गए। फाइंडिंग्स क्या रही, कंप्लेंट्स आर ऑफन सिम्टम्स ऑफ पर्सनल डिस्टर्बेंसेस रेदर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। उन्होंने देखा कि जो उनकी कंप्लेंट थी ना, वो ज़्यादातर उनकी पर्सनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से थी, वो फैक्ट्स की वजह से नहीं थी, इतनी एक्चुअल फैक्ट्स नहीं थे जितना वो पर्सनली डिस्टर्ब थे, इसलिए कंप्लेंट्स कर रहे थे। ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, इवेंट्स कैरी सोशल मीनिंग एंड अफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, कि वहाँ जो चीज़ें हैं उस कंपनी में, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, उसका एक कोई ना कोई सोशल मीनिंग होता है जिससे एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वर्कर पर्सनल सिचुएशन इन्वॉल्व देयर सेंटीमेंट, जो वर्कर्स के सेंटीमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वर्कर के इंटरेस्ट हैं, वर्कर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों की सोच के लिए, कि वो कितना पॉजिटिव है, कितने सेटिस्फाइड है। उसके पीछे ये वाले फैक्टर्स भी हैं, वर्कर के सेंटीमेंट्स हैं, उसके खुद के इंटरेस्ट क्या है, उसका डिज़ायर क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके घर में, किस कल्चर बैकग्राउंड से आता है, उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस कंपनी में कैसा है, इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड फीचर्स लाइक वर्क आवर्स एंड वेजेस। इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ रहा था कि जो उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको अपने वर्किंग आवर्स ठीक लगते हैं नहीं, या वेजेस ठीक लगती हैं या नहीं। ये सब बातें वर्कर्स ने बताई उनको अपने आप ही, इन्होंने कुछ डायरेक्ट नहीं पूछा, शुरू में पूछे थे लेकिन बाद में खुद ही वर्कर्स बोलते गए जो जो उनको लगता था। द कंपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स अ वैल्यू सिस्टम अफेक्टिंग वर्कर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन द परसीव्ड सोशल स्टेटस एंड रिवॉर्ड, कि वो लोग वहाँ पे क्या परसीव कर रहे हैं, कि उनका क्या सोशल स्टेटस है, किस तरह उनको वैल्यू करा जाता है कंपनी में, क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको। रिवॉर्ड में ज़रूरी नहीं है पैसा है, किस तरह से उनको अप्रेज किया जाता है, किस तरह से उनकी अप्रिसिएशन होती है, कैसे उनको वैल्यू दी जाती है। तो ये जो कल्चर था ना वहाँ उस कंपनी का, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा था कि वर्कर सेटिस्फाई है या नहीं है। वर्कर सोशल डिमांड आर शेप बाय देयर ग्रुप एक्सपीरियंसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस, और जो उनकी डिमांड थी वो ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। ग्रुप का बहुत इफेक्ट था कि जिस ग्रुप में वो काम करते थे, मान लो 6-7 लोगों का ग्रुप है जो आपस में मिलके काम करते, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता था कि वो उस तरह, वो जो सारे मेंबर हैं ग्रुप के, वो जो लोग हैं जो इकट्ठे काम करते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो कैसा सोचते हैं। ग्रुप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया यहाँ पे, कि ग्रुप का बहुत इन्फ्लुएंस है। क्या इंसाइट मिला इनको, इससे क्या पता चला कि वर्कर बिहेवियर जो है इज इन्फ्लुएंस बाय ग्रुप बिहेवियर। अब इनको लगा कि अकेले का खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होता वर्कर का, एक ऑर्गेनाइजेशन में अकेले का कोई भी बिहेवियर या कोई भी एटीट्यूड या कोई अकेले का नहीं है, ये ग्रुप की वजह से होता है, जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली। दूसरा कि दिस कंक्लूजन लेड टू फर्दर स्टडीज़, फिर इसके बाद इनको लगा कि अब हमें ग्रुप स्टडीज़ भी करके देखनी चाहिए, इसीलिए फिर अगला फेज आया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि डिटेल स्टडी ऑफ शॉप सिचुएशन, शॉप फ्लोर की बात कर रहे हैं ये, जहाँ पे वो काम करते हैं, वर्क फ्लोर।
टू अंडरस्टैंड वर्कर बिहेवियर इन स्मॉल ग्रुप। फिर इन्होंने देखा कि अब देखते हैं ग्रुप में कैसे फर्क पड़ता है। तो फिर इनका एक स्टेज और आया, नेक्स्ट फेज, जिसको बोला बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। काम बैंक वायरिंग का था, इसलिए काम से इन्होंने नाम रख दिया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि ग्रुप का इफेक्ट देखना था कि ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है। तो डिस्कवर द इफेक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, के इंडिविजुअल के ऊपर ग्रुप का क्या असर होता है। अब आप देखो कैसे एक फेज से दूसरे फेज का एक्सपेरिमेंट का आइडिया आया, दूसरे से तीसरे का आया, तीसरे से चौथे का आया, क्योंकि नई नई चीज़ें पता चलती जा रही थी, काफ़ी सालों तक स्टडीज चली थी। फॉर्म्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 14 मेल लेबरर्स। अब यहाँ पे 14 मेल लेबर का एक ग्रुप बनाया। टास्क क्या था कि उनको टर्मिनल बैंक फोन एक्सचेंज के असेंबल करने थे, जिसमें वायरिंग स्विचेस भी थे। तो बैंक वायर ऑब्जर्वेशन रूम नाम वहाँ से आया। टाइम बेस्ड वेजेस वर बेस्ड ऑन ईच वर्कर एवरेज आउटपुट। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो जितना ज़्यादा आउटपुट निकालेगा उसको उतने ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। रिवॉर्ड वाज बेस्ड ऑन कलेक्टिव एफर्ट, कि जिस वो जो ग्रुप में इकट्ठे मिलके जिस दिन सबसे ज़्यादा असेंबली सबसे ज़्यादा काम करेंगे उसमें उस दिन उनको सबसे ज़्यादा वेजेस मिलेगी। मतलब कलेक्टिव एफर्ट पे फोकस था कि सब लोग मिलके जितने जल्दी असेंबल करेंगे, जितने ज़्यादा पीसेस असेंबल करेंगे, उतना उतने में उनको इंसेंटिव मिलेगा। मतलब मान लो कि बोल दिया उनको कि अगर 100 एक दिन में 100 का मार्क आप क्रॉस कर जाओगे, 100 से ज़्यादा पीसेस असेंबल कर लोगे, तो आपको उस दिन एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन 100 से कम करोगे तो नहीं मिलेगा। 100 करोगे तो नॉर्मल जो मिल रहा है, 100 से ज़्यादा पीसेस कर लोगे सब लोग मिलके, जितने भी 14 लोग हैं, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा उस दिन। तो कलेक्टिव एफर्ट पे फोकस था कि क्योंकि ग्रुप का करना था, इंडिविजुअल का नहीं। एक्सपेक्टेशन क्या थी? इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हाईली स्किल्ड वर्कर वुड प्रेशर लेस केपेबल वर्कर टू इंक्रीज आउटपुट। एक्सपेक्ट ये किया था कि उसमें जो हाईली स्किल्ड वर्कर थे, अब 14 लोगों में कुछ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ नए होंगे, मिक्स थे। उन्होंने बोला कि क्योंकि उनको पता है कि जितने ज़्यादा पीसीस बनाएंगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, तो ये एक्सपेक्ट किया था कि जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो न्यू वर्कर्स के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी करो, जल्दी काम करो, हमें ज़्यादा पीसीस बनाने हैं, इंसेंटिव मिलेगा। इंस्टेड क्या हुआ? वर्कर एस्टैब्लिश देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट एंड फोर्स थ्रू सोशल प्रेशर। मतलब उल्टा ही हो गया कि उन्होंने जो नॉर्मल पीस बनाने थे ना, 100 अगर बनाने के लिए जो एक टारगेट था दिन का, उससे भी कम बनाने शुरू कर दिया, अपना खुद का ही स्टैंडर्ड रख लिया। और सब लोगों ने मिलके एक कहते हैं कि मेंटल एग्रीमेंट हो गया, या खुद का ही स्टैंडर्ड बन लिया कि ठीक है 80 तक ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 100 तक तो बनाएंगे ही नहीं, और 100 से ऊपर का इंसेंटिव तो छोड़ दो, 80-90 तक ही बनाएंगे, अपना खुद का ही स्टैंडर्ड रख दिया। तो बहुत ही अजीब सा बात हुई। रीज़न क्या था? फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक फियर हो गया कि हमें शायद निकाल देंगे। फियर ऑफ इंक्रीज एक्सपेक्टेशन इज इफ आउटपुट इंक्रीज। जैसे होता है ना, हमने देखा है कि कई एम्प्लॉयज़ में होता है कि ज़्यादा काम करेंगे तो हमें और काम दे देंगे। वो वाला फियर आ गया था कि अगर हमने करना शुरू कर दिया ना, फिर ये हमें और काम देते रहेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर हमें निकाल दिया जाएगा, या हमारे जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उनसे हमारा कंपैरिजन हो जाएगा, और जो कम काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर हो गया, और ये फियर हो गया कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। एंड डिज़ायर टू प्रोटेक्ट स्लो वर्कर, इसलिए स्लो वर्कर को प्रोटेक्ट करने का डिज़ायर, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा पीस रेट पे काम करके दिखा दें, और इस वजह से जो नए लोग हैं, जो स्लो हैं, जिनसे नहीं काम होता, उनको निकाल के हमसे ही काम करवाएं। इस टाइप की थिंकिंग डेवलप हो गई, इसलिए स्टैंडर्ड भी रीच करना मुश्किल हो गया। की फाइंडिंग्स क्या थी कि इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वर्कर आर मोटिवेटेड मोर देन जस्ट फाइनेंशियल नीड। खाली पैसे से ही मोटिवेट नहीं होते वो, उनके फाइनेंशियल नीड ही है, ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो मोटिवेट होंगे। वर्कर आर सोशल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल प्रेशर। तो सोशल प्रेशर भी होता है इनके ऊपर, आपस में ग्रुप के साथ मिलके भी चलना होता है, और ग्रुप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ग्रुप में कैसे वो अपने आप को एक्सेप्टेंस बना के रखें, कैसे वो ग्रुप का मेंबर बने रहें, और ग्रुप में कैसे रहना है उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो सोशल नीड भी है, नॉट ओनली फाइनेंशियल नीड बट आल्सो सोशल नीड, वो भी ज़रूरी है। तो इम्प्लीकेशंस क्या थी, क्या मतलब आज के टाइम पे इसका क्या इम्प्लीकेशन निकला कि रिकॉग्नाइज दैट वर्कर आर नॉट सोनली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर। एक तो पहली चीज़ कि वर्कर सिर्फ पैसों से मोटिवेट नहीं होते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंड एंड एड्रेस ग्रुप एटीट्यूड्स एंड साइकोलॉजी, कि ग्रुप का एटीट्यूड समझो और उसकी साइकोलॉजी, ग्रुप साइकोलॉजी को समझो कि कैसे ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल के ऊपर, एंड देन फिर उनको आप कोशिश करो कि कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी जाए या एफिशिएंसी बढ़ाई जाए।
तो ये जो 4 फेजेस थे, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस, जिससे हमें क्या फाइंडिंग्स हुई हमारी, इनको हम हॉथरॉन स्टडीज बोलते हैं, इन 4 फेजेस को। और इसकी क्या फाइंडिंग्स थी? पहली चीज के वर्कर मोटिवेशन के बारे में पता चला कि वर्कर सोशल फैक्टर से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं रेदर देन पैसों से। तो अटेंशन, कितनी अटेंशन आप उन पे दे रहे हो, कितना रिकॉग्निशन दे रहे हो, वर्कर को पहचानते हो। अगर सुपरवाइजर को वर्कर का नाम पता है तो उससे अच्छी बात उसके लिए कुछ नहीं होती। रेदर देन जस्ट फिजिकल वर्किंग कंडीशन, कि खाली लाइट कम ज़्यादा कर दो या एसी लगा दो या खाने पीने की फैसिलिटी कर दो, उतने से नहीं होगा। आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग पहचानो, उनके नाम से उनको बुलाओ, उनको वैल्यू दो, उनसे बातचीत करो, उनका हालचाल पूछो, तब उनको मोटिवेटेड फील होता है, सिर्फ फिजिकल या मॉनेटरी बेनिफिट से नहीं। दूसरा था कि इनफॉर्मल ग्रुप का जो इफेक्ट था, कि जो ग्रुप और सोशल इंटरेक्शन होती है आपस में, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे। तो जब ग्रुप इकट्ठा चलता है ना, तो प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर हो सकती है। और रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल एंड हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस वर्कर एटीट्यूड बिहेवियर, चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या था कि टॉप में जो होंगे मैनेजर्स, वो नीचे वालों पे प्रेशर डालेंगे, नीचे वाले उनके नीचे वालों पे प्रेशर डालेंगे। तो वो चीज़ ना फॉलो करके, रेदर देन अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करके, थोड़ा सा ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट। इसी के बाद ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज होने लगे और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। तो दीज वर दी फाइंडिंग्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा मैनेजमेंट की थ्योरी में, कि इन्होंने जो प्रिवेलिंग व्यू था ना वर्कर का, कि वर्कर सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग होते हैं, उनको खाली पैसे से मतलब है, वो चेंज करा। और सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर वर्क प्लेस में कितने ज़रूरी हैं वो इन्होंने दिखा दिया। यानी कि ये वाला जो पुराना व्यू था, जो फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, उसको इन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने दिखाया कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी सुपरविजन से बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? सुपरविजन हो गया, वर्किंग एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है, सोशल इंटरेक्शन से फ़र्क पड़ता है, सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई मैनेजमेंट की स्टडीज़ में, प्रिंसिपल्स में, जहाँ पे वर्कर के नीड्स को पहचानने के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जो मैंने आपको बोला, इसी की स्टडीज़ के बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आई। एंड वहाँ पे लोगों के इंटरपर्सनल डायनामिक और ग्रुप डायनामिक, इन सब चीज़ों को ध्यान देने लगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके। और फोकस कहाँ रहा? पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने पे। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना चाहिए आपस में लोगों का, एक वर्कर भी अपने मैनेजर से बात कर सके इजीली, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट और मोटिवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये इसके बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा। तो फाइनली रिसर्चर्स ने क्या करा? स्टडी करी ग्रुप ऑफ वर्कर्स पे एंड वर्कर। अब इसमें देखो, आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं ना हॉथरॉन इफेक्ट की, इसकी एक ही क्रिटिसिज्म भी कह लो, या कह लो कि इसमें एक चीज़ और जो सामने आई थी, जिसको आज के टाइम पे ना नाम दिया हुआ है हॉथरॉन इफेक्ट। आपको कहीं कहीं भी ये किसी बुक में या कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज ऑफ द हॉथरॉन इफेक्ट। उसका क्या मतलब है? कहते हैं कि हॉथरॉन इफेक्ट में ना एक चीज़ और पता चली, कि जब कोई रिसर्चर्स कंडक्ट करते हैं किसी ग्रुप के ऊपर कोई स्टडी, तो वो ग्रुप जो है ना, वो अवेयर हो जाता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको नोट किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। तो क्या होता है, उनका जो अवेयरनेस की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कह रहे ये भी इसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर था, कि बिकॉज वो उनको पता था कि उनको ऑब्जर्व करा जा रहा है, इसलिए भी उनकी प्रोडक्टिविटी हर बार बढ़ रही थी, चाहे उनका इंसेंटिव कम कर रहे थे, चाहे इल्यूमिनेशन कम कर रहे थे, चाहे नहीं कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं हॉथरॉन इफेक्ट। ये भी एक सामने मतलब एक फैक्टर आया, कि जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो भी उसके बिहेवियर में कई बारी चेंज आ जाता है, और वो वर्कर्स उस टाइम पे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके दिखा रहे थे। बट ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि इसकी चैलेंजेस और लिमिटेशंस में क्या है। कि पहले तो इसकी वैलिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। वैलिडिटी पे क्यों? क्योंकि वो वर्कर्स को पता था कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो वो उनके सामने वो काम करके दिखा रहे हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में वैलिड हो।
इतने सालों से स्टडीज़ चल रही थी एंड वर्कर न्यू के देवर बीइंग स्टडीड, दैट इज़ वाई द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और वो जो सारे रिजल्ट है, कहते हैं हो सकता है ये इतना वैलिड ना हो हर जगह पे। दूसरा ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट था, जितनी देर कहते हैं कि जितनी देर स्टडीज़ चली होंगी तब तक वो इफेक्ट दिखा होगा। व्हाट अबाउट आफ्टर दी स्टडी एंडेड, उसके बाद क्या हुआ होगा, क्या सेम तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस दिखे होंगे। तो ये तो शॉर्ट टर्म होता है। लिमिटेड स्कोप होता है इसका, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉप फ्लोर लेवल पे ही हुआ था, इट वाज नॉट अबाउट दी मैनेजमेंट लेवल का नहीं था ये स्टडीज़, तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। फिर एथिकल कंसर्न्स के बारे में बोला गया कि इसमें एथिकल कंसर्न्स कहाँ पे हैं, कि आप सडनली उनको आप ब्रेक्स देना शुरू कर देते हो, या सडनली कुछ लोगों को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या उनसे पूछ रहे हो, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं आप वो सुन रहे हो। तो कहीं ना कहीं बीच में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं काम के बीच में, कभी एम्प्लॉय को वैल्यू करा जा रहा है, कभी उनको डी वैल्यू करके, बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च, तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी एंड एम्प्लॉयज़ वर इन्वॉल्व, उनको पता था क्या हो रहा है, तो एथिकल कंसर्न्स थे कहीं है। देन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये इस तरह से कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। आप रियलिटी में कैसे ये चीज़ें कंट्रोल करोगे, एक रिसर्च में करना अलग बात है, बट इन रियलिटी आप सिर्फ उनको आप इंसेंटिव के अलावा इतना ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर कैसे प्रोवाइड करोगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो ऑफिशियली आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स, जो हॉथरॉन स्टडीज़ के थ्रू पता चले कि आपके ग्रुप का, ऑफिस का कल्चर बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, पर और फैक्टर्स भी हो सकते हैं दैट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो हॉथरॉन इफेक्ट का है ही, कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो ऑब्वियसली जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल से फ़र्क होता है, तो वो टेम्परेरी होता है, तो उसका भी तो एक लिमिटेशन है स्टडी में। तो दीज वर दी लिमिटेशंस। तो अप्लाइंग द फाइंडिंग, मतलब अब इनको कैसे हम अप्लाई करते हैं आज के टाइम पे। एक तो ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर रखा जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ को भी सेंस ऑफ पर्पस दिया जाए। सेंस ऑफ पर्पस मतलब उनको फील हो कि वो भी एक हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन गोल का। उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना और रिवॉर्ड देना दोनों ज़रूरी है, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, इवन रिकॉग्नाइज देम, अप्रिशिएट देम उनकी परफॉर्मेंस के लिए, स्ट्रॉन्गर टीम्स बनाना एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको ग्रो करने की, डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो ये आज के टाइम पे इस तरह अप्लाई किया जाता है हॉथरॉन स्टडीज़ को। तो ये थी हमारी हॉथरॉन स्टडीज़, जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेडरिक टेलर के ऊपर भी एक मेरी वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोथ ऑफ देम। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।